ईरानी विदेश मंत्री फिर पाकिस्तान पहुंचे। बीते 2 दिनों में उनका दूसरा दौरा। शनिवार को पाक पीएम और आर्मी चीफ से मिलकर बातचीत की शर्तें सौंपी थी। अपने ओमान दौरे के बाद अरागची एक बार फिर से सीधे इस्लामाबाद पहुंच गए। इससे पहले शनिवार को भी अरागची इस्लामाबाद में पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने ईरान की शर्तें और अमेरिका की मांगों पर अपनी आपत्तियां पाकिस्तान को सौंपी। ईरान ने साफ किया कि वो अमेरिका से सीधे बातचीत नहीं करेगा और अपनी बात पाकिस्तान के जरिए ही पहुँचाएगा। यहाँ से अरागची का रूस दौरा सुनिश्चित है। ओमान दौरे पर ईरानी विदेश मंत्री और ओमान सुल्तान के बीच हुई बात। युद्ध और शांति बहाली पर चर्चा की। अब्बास अरागची ने ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से मस्कट में मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने जारी युद्ध और शांति बहाली के प्रयासों पर चर्चा की। ओमान के सुल्तान ने उम्मीद जताई कि जंग जल्द खत्म हो और शांति लौटेगी। उन्होंने इस दिशा में हर संभव मदद की देने की बात कही है। इस बैठक में ओमान के विदेश मंत्री भी मौजूद रहे। वहीं अरागची ने ओमान की कूटनीतिक भूमिका की सराहना करते हुए कहा है कि बातचीत के जरिए ही समाधान संभव है और मौजूदा हालात में संवाद को आगे बढ़ाना बेहद जरूरी है। लेबनान में इजरायली सैनिक की मौत। जंग के बीच यहां अब तक 16 जवान मारे गए। दक्षिणी लेबनान में इजराइल के एक और सैनिक की मौत हो गई। वहीं 4 सैनिक भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इजरायली सेना IDF ने मृतक की पहचान 19 साल के सार्जेंट ईदान फोक्स के रूप में की है। इसके साथ ही ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 16 इजरायली सैनिकों की मौत हो चुकी है। इससे पहले हिजबुल्लाह ने दावा किया था कि उसने तैयबे इलाके में IDF पर लोइटरिंग ग्लाइडर से हमला किया और लक्ष्य को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। ईरान जंग और होर्मुज संकट के बीच जापान को अमेरिका से कच्चे तेल का मिला पहला टैंकर। ओटिस नाम का यह टैंकर करीब 9.1 लाख बैरल टेक्सास का कच्चा तेल लेकर टोक्यो के पास एक रिफाइनरी तक पहुंचा। यह टैंकर करीब 35 दिन तक लंबा सफर तय कर पनामा नहर के रास्ते जापान पहुंचा। खास बात यह है कि इसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से नहीं गुजरना पड़ा, जहां मौजूदा हालात के कारण जोखिम बढ़ गया है। जापान आमतौर पर अपने करीब 90% कच्चे तेल के लिए मिडिल ईस्ट पर निर्भर रहता है, लेकिन ईरान संकट के कारण सप्लाई प्रभावित होने पर अब वो अमेरिका जैसे वैकल्पिक स्रोतों की ओर रुख कर रहा है। ईरान के बंदर अब्बास में भीषण धमाका। कुछ लोगों के हताहत होने के साथ भारी नुकसान की आशंका। तस्वीर दक्षिण ईरान के बंदर अब्बास की है, जहां शाहिद रजाई बंदरगाह में भीषण धमाका हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि गूंज कई किलोमीटर दूर तक महसूस की गई। आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए। इस विस्फोट में कई लोग हताहत हुए हैं और भारी नुकसान भी हुआ है। आशंका है कि यह धमाका सेना कंटेनर यार्ड में हुआ, जो रसायनों के गलत भंडारण या गैस रिसाव के कारण हो सकता है। शाहिद रजाई बंदरगाह ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास ही है। मिडिल ईस्ट महाभारत को लेकर ईरान ने दिखाया अपना दमखम। विजय परेड में आधुनिक अमेरिकी विमान के मलबे पर ईरानी झंडा लहराया। ईरान ने अपनी सैन्य शक्ति और अमेरिका के साथ जारी तनाव के बीच एक बड़ी मनोवैज्ञानिक बढ़त दिखाते हुए अमेरिकी विमानों के मलबे पर ईरानी झंडा लहराया। यह मलबे का प्रदर्शन ईरान के अस्फहान प्रांत में किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मलबे का जखीरा अमेरिकी MC-130J के साथ ही F-15E के होने का दावा किया गया है। ईरान ने US विमानों के जले हुए हिस्से के आसपास अपने झंडे फहराकर और वहां अपनी सेना के साथ जश्न मनाया। इसे अमेरिका के खिलाफ एक बड़ी विजय के रूप में पेश किया। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और खबर अगली दिल्ली से है, जहां अमन विहार इलाके में आग का तांडव देखने को मिला। मौके पर अफरा तफरी मच गई। यहाँ एक प्लास्टिक गोदाम में देर रात भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। हालात देख करीब दर्जन भर फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाना पड़ा, जिन्होंने मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत बचाव अभियान में एक दमकल कर्मी घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये देख पा रहे हैं किस तरीके से भयानक आग लगी हुई है पूरे खंबे पे, और ये पन्नी मार्केट गोडाउन। दिल्ली के मुकुंदपुर फ्लाईओवर पर दर्दनाक हादसा हुआ। मौके पर 2 की मौत हो गई।
देर रात तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर मुकुंदपुर फ्लाईओवर की रेलिंग से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि 2 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि तीसरा युवक फ्लाईओवर के नीचे नाले में जा गिरा। पुलिस के मुताबिक मृतकों में से एक की पहचान सैफ खान के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 21 साल की बताई जा रही है। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि तीनों युवक दोस्त थे और संगम विहार इलाके के ही रहने वाले हैं। हादसे की खबर मिलते ही परिजन अस्पताल की मॉर्चरी पहुंचे। अब परिवार में मातम पसरा हुआ है। जालौन के शादी समारोह में खूनी खेल, दबंगों ने बारातियों को बेरहमी से पीटा। पूरी रात मंडप में बैठी रही दुल्हन। घटना गेस्ट हाउस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें दिख रहा है कि अचानक ही 10 से 20 युवक मौके पर पहुंचे और दूल्हा पक्ष के लोगों पर हमला बोल दिया। शादी समारोह हिंसा की भीड़ चढ़ गया और खुशियों का माहौल अफरा तफरी के साथ तनाव में बदल गया। हमलावरों ने पहले दूल्हे के पिता भाई को पीटना शुरू किया, फिर बीच बचाव करने पहुंचे बारातियों को निशाना बनाया गया। इस मारपीट में करीब 4 से 5 लोग घायल हो गए। अब पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। जलालपुर रेलवे क्रॉसिंग बंद होने से भड़का जन आक्रोश। सरकार और प्रशासन की तरफ से जल्द खोलने का आश्वासन मिला। रोजाना के घंटों जाम और हर रोज की बढ़ती परेशानी के बाद ये जनता का जन आक्रोश है, जो पारा के जलालपुर रेलवे क्रॉसिंग पर देखने को मिला। जाम से परेशान सैकड़ों स्थानीय लोगों ने रेलवे ट्रैक पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। दरअसल 22 फरवरी को रेलवे लाइन मरम्मत के नाम पर बंद किए जाने के बाद से यहां जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर लोग रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं और पार्षद रेखा सिंह को क्रॉसिंग को जल्द खुलवाने की अपील की है। इटावा में साइबर ठगी का बड़ा खुलासा, 4 गिरफ्तार, 91 लाख से ज्यादा की बरामदगी। इटावा पुलिस ने 4 सगे भाइयों को साइबर फ्रॉड के मामले में शिकंजे में लिया। इनके पास से 30,60,000 रुपए नगद, 60,58,042 रुपए डिजिटल खातों में निवेश के दस्तावेज जब्त किए हैं। इनके कब्जे से 9 मोबाइल फोन, 19 एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक भी बरामद किया गया है। ये लोग 82 लॉटरी ऐप समेत कई अनरजिस्टर्ड ऐप के जरिए ठगी करते थे। इनके संपर्क में साइबर ठगों का नेटवर्क था। इनके खिलाफ देश के कई राज्यों में शिकायतें दर्ज हैं।